हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीयूईटी मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर, एंड हम पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस बुक का, जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। सो इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर हमने 10 से 12 पॉइंट्स पढ़े कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब ये सेकेंड लेक्चर है एंड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडो चाइना रिलेशन, जिसके अंदर हम मेनली 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, द तिब्बतन इशू एंड द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। तो सबसे पहले बैकड्रॉप से बात करते हैं कि जब इंडिया आजाद होता है 1947 में, तो उसका चाइना के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस होते हैं, अनलाइक पाकिस्तान जिसके साथ इंडिया की दोस्ती नहीं हुई थी इनिशियली। स्टार्टिंग में 1947 में इंडिया एंड चाइना में वॉर हो गया था, एक प्रॉक्सी वॉर हुई थी छोटी सी अक्टूबर में, जो कश्मीर से रिलेटेड था। बट चाइना के साथ इंडिया का ऐसा कोई सीन नहीं था। इंडिया एंड चाइना अपने जब रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो बहुत ही फ्रेंडली नोट पे एस्टैब्लिश करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 में आता है, सो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्ट करता है। इंडियन लीडर जो उस टाइम पे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चाइना एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि चाइना जो है वो अपने जो वेस्टर्न डोमिनेंट कंट्रीज हैं उनके साए से बाहर आ रहा है। बट नेहरू के मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका मानना यह था कि जिस हिसाब से पंडित जी चाइना के जो भी थ्रेट्स हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, चाइना अगर थोड़े बहुत कुछ बॉर्डर्स में कुछ इशू क्रिएट कर रही है एंड नेहरू जी इस चीज को इग्नोर कर दे रहे हैं, वो इंडिया के लिए बाद में हार्मफुल साबित हो सकता है। रादर एक पॉइंट पे इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए इंडिया की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स को वहां पे डिप्लॉय करा गया था इंस्टेड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का मेनली काम क्या होता है कि वो एक्सटर्नल थ्रेट से हमारी कंट्री को बचाती है, वॉर्स में एंगेज करती है, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। लेकिन वही जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, ये हमारे मेनली इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। इसके कुछ पार्ट्स जो है वो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों के अंडर भी आ सकते हैं। सो देयर वाज अ सर्टेन पीरियड इनिशियली इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया के बॉर्डर पे इंडियन आर्मी नहीं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो खड़े होते थे एंड वो उस बॉर्डर को सिक्योर करते थे। बट फाइनली कुछ ऐसा होता है जिससे इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस चेंज होने लग जाते हैं, एंड इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल था चाइनीज रेवोल्यूशन का, कि इंडिया की चाइना से दोस्ती कैसे स्टार्ट होती है कि इंडिया बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो चाइनीज रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट करती है एंड जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है उसको भी रिकॉग्नाइज करती है। सो इसके पहले कि हम डिटेल में इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस के बारे में पढ़े, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप चाइना की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा समझ जाए। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो ओवरऑल जो चाइना की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आवर डायनेस्टिक एरा। सो जो इनिशियली चाइना पे बहुत लंबे समय तक अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल करा, लाइक शिया, जाओ, किन, हान, किंग एक्सेट्रा। लेकिन किंग डायनेस्टी हमारी मेन है। नेक्स्ट वी कैन से इज द रिपब्लिकन एरा। सो बेसिकली 1911 में चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन आता है एंड यहाँ पे जो किंग डायनेस्टी थी आपको उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है एंड एस्टैब्लिश हो जाता है इस टाइम पे रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी अब हमारा जो डायनेस्टिक एरा का रूल है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद से हम नेक्स्ट पीरियड को बोल सकते हैं 1911 से 1946। यहाँ पे नॉर्मली जो चाइना की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है, बट 1946 में स्टार्ट हो जाता है हमारा सिविल वॉर। चाइना के अंदर सिविल वॉर 1946 से 1949 तक लास्ट करती है, एंड ये मेनली 2 पार्टीज के बीच में चल रहा था। एक तो था हमारा नेशनलिस्ट पार्टी जो कि हमारा KMT था, कुओमिंतांग, एंड द सेकेंड ग्रुप वॉज चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी। एंड अल्टीमेटली इसमें चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो विक्ट्री अचीव कर लेती है एंड जो KMT है उनको ताइवान जाना पड़ता है, उनको सिमटना पड़ता है, एंड यहां से हमारा ऑफिशियली इस्टेब्लिश हो जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अक्टूबर 1949 को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो उस टाइम पे लीडर थे, हु वाज माओ जेडोंग, वो ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना
की बन चुका है उसकी घोषणा करते हैं। एंड सिंस 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही चाइना को रूल कर रही है। अलग अलग प्रेसिडेंट चाइना के जो बने हैं वो इसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। प्रेजेंटली जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग वो भी इसी पार्टी को बिलोंग करते हैं एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इन द ईयर 2013। सो अब लौट आते हैं इंडिया एंड चाइना के रिलेशन पे। सो इंडिया एंड चाइना के रिलेशन स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे। 1954 में चाइना एंड इंडिया ने जो पंचशील एग्रीमेंट है उसको भी साइन करा। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील विच इज द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर जाओ इनलाई के बीच में साइन करा गया था। इसको साइन करने के पीछे का मकसद एक सिंपल सा था कि दोनों कंट्रीज आपस में जो रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव करना चाहते थे। तो ये जो पंचशील एग्रीमेंट साइन करा गया इसके अंदर टोटल 5 ऐसे प्रिंसिपल्स थे, 5 ऐसे क्लॉजेस थे जो दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि वो इनको फॉलो करेंगी ताकि इनके बीच के रिलेशंस अच्छे रहे। सो फर्स्ट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मैटर में नहीं बोलेंगे, वो एक दूसरे के टेरिटोरियल अफेयर्स में नहीं इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे। जो दोनों कंट्रीज है वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेंगे, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। नेक्स्ट इज म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दैट इज इंडिया चाइना की तरफ अटैक नहीं करेगा एंड चाइना इंडिया में अटैक नहीं करेगा। दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ पंचशील एग्रीमेंट। द थर्ड पॉइंट वाज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। अगेन फर्स्ट पॉइंट से काफी हद तक रिलेट करते हुए कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के मैटर्स पे। इंडिया का पाकिस्तान के साथ कैसा बॉन्ड है, इंडिया का इंडिया में ही गोवा के साथ क्या बॉन्ड है, तो फिर हैदराबाद के साथ क्या इशू है, इसके अंदर इंडिया नहीं, इसके अंदर चाइना नहीं इंटरफेयर करेगा। सिमिलरली अगर चाइना के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे रिगार्डिंग ताइवान या तिब्बत, सो इंडिया जो है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट इस चीज को हाईलाइट कराता था। फोर्थ वन वाज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, कि दोनों कंट्री के बीच में गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे या जैसा भी व्यवहार करेंगी उससे दोनों को फायदा होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी भाई आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे, तुम अपने मसले में देखो, हम अपने मसले में इन्वॉल्व रहेंगे एंड वी विल नॉट फाइट विथ ईच अदर, वी विल एग्जिस्ट पीसफुली। सो ये जो इतनी सारी प्यार भरी बातें इंडिया एंड चाइना के बीच में इनिशियली हो गई थी, उसके वजह से उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर नारा होता था हिंदी चीनी भाई भाई, एंड ऐसे बहुत सारे कार्टून्स निकलते थे। बट अल्टीमेटली आने वाले सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कि तिब्बत इशू होता है एंड अल्टीमेटली बॉर्डर को लेकर काफ़ी सारे फाइट्स वगैरह होते हैं कि इंडिया एंड चाइना में फाइनली एक वॉर हो ही जाती है 1962 में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो फिलहाल अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अंदर से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में दिख ही जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पूछा गया था आपके CUET एग्जाम 2023 में 6/12/2023 स्लॉट 2 में, एंड द क्वेश्चन वाज व्हेन डिड इंडिया एंड चाइना साइन द पंचशील एग्रीमेंट। सो ये हम जस्ट अभी डिस्कस करके हटे, इट इज 29 अप्रैल 1954 जब दोनों कंट्रीज ने ये पंचशील एग्रीमेंट को साइन करा था। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड चाइना के बीच में सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू जो था, दैट इज द तिब्बतन इशू। सो तिब्बतन इशू के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा तिब्बत की जो पॉलिटिकल टाइमलाइन है उसके बारे में। सो फ्रॉम 7th सेंचुरी वी हैव एविडेंस कि तिब्बत में एक एम्पायर रूल करता था एंड सोंगत्सन गैम्पो ने इस एम्पायर को, तिब्बतन एम्पायर को बिल्ड करा था समवेयर अराउंड 7th सेंचुरी। उसके बाद से 13th सेंचुरी में यहाँ पे मंगोल्स का रूल आ जाता है एंड समवेयर अराउंड 16 to 17th सेंचुरी यहाँ पे किंग डायनेस्टी का रूल आ जाता है। ये जो किंग डायनेस्टी का रूल है ये ऑलमोस्ट 17th till 20th सेंचुरी लास्ट करता है। एंड एज वी नो कि 20th सेंचुरी में जो रेवोल्यूशन आता है उसके तहत किंग डायनेस्टी को यहाँ से हटा दी जाती है एंड 1912 में तिब्बत खुद को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देता है। फ्रॉम 1912 टिल 1950 अब जो तिब्बत है वो अपनी ये इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहा है। बट 1950 में क्या होता है, दैट चाइना ट्राइज टू टेक ओवर एंड कंट्रोल तिब्बत। सो जो तिब्बतन पॉपुलेशन थी वो चाइना के इस स्टेप को अपोज करती है बहुत ही स्ट्रांगली एंड साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी उस टाइम पे चाइना को कन्विंस करती है कि वो तिब्बत के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करे एंड उसको अपने अंडर ना ले। बट उस टाइम पर चाइना इंडिया को याद दिलाता है कि भाई तुमने मेरे साथ एक पंचशील एग्रीमेंट साइन करा था एंड अगर उस ट्रेटी के तहत आपको याद होगा तो आपने बोला था कि आप हमारे जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, आप हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो प्लीज रिस्पेक्ट दोज क्लॉज एंड डू नॉट टेल अस व्हाट टू डू। सो चाइना अल्टीमेटली
इंडिया के ये जो परसुएशन थी उसको इग्नोर कर देता है एंड आस्क इंडिया कि वो उस ट्रेटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे जो उसने साइन करा है। फिर 1956 में जो चाइना के प्रीमियर थे जाओ एनलाई, वो इंडिया विजिट करते हैं एंड उनके साथ तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जो थे दलाई लामा, वो भी इंडिया में आते हैं। एंड व्हेन ही केम टू इंडिया, तो उस टाइम पे वो नेहरू जी से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि तिब्बत की कंडीशन कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स ही सीक्ड हेल्प फ्रॉम इंडिया। उस बेसिस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जाओ एनलाई से बात करते हैं एंड जाओ एनलाई उनको उस टाइम पे कंफर्मेशन देते हैं कि हम तिब्बत को एक अच्छी खासी ऑटोनॉमी देने वाले हैं, सो डू नॉट वरी, तिब्बत में किस टाइप का प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगा, उस रीजन को के कल्चर को नहीं अफेक्ट करा जाएगा, उस रीजन को ऑटोनॉमी मिलेगी एंड वो प्यार से चाइना का पार्ट रह सकता है। सो ये मुद्दा उनको लगता है कि हाँ चाइना ने जो चीज़ें बोली है उस चीज़ को फॉलो करेंगे, मुद्दा वहाँ पे दब जाता है। बट अल्टीमेटली 1958 व्हाट हैपेंस कि 1958 में तिब्बत के अंदर एक आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट द चाइना एंड कंडीशन इतना ज़्यादा बिगड़ता है, इतना ज़्यादा वायलेंस वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो 1959 में वो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल असाइलम सीख करते हैं एंड इंडिया उनको वो असाइलम दे देता है। नीचे आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये सी राजागोपालाचारी का स्टेटमेंट था जो वो जाओ एनलाई के बारे में बोलते हैं जब वो 1956 में इंडिया को विजिट करते हैं। एंड यही जो स्टेटमेंट आपको आपके एनसीईआरटी के बुक में साइड में देखने को मिलेगी, उसके ऊपर आपके सीयूईटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था इन 2023, दैट इज ऑन 18 जून 2023 स्लॉट 1 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। सो इफ यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटी इज वेरी थॉरली, आप हर एक बॉक्स को अगर रीड करें सो विल रियलाइज कि कितने सारे एमसीक्यूज हैं जो उन बॉक्सेस से आ रहे हैं। वन ऑफ दोज एमसीक्यू इज दिस वन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो सिंस 1959 बहुत सारे तिब्बतन्स ने अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाकर सेटल होना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना ने वहाँ के जो कल्चर है उसको भंग करना शुरू कर दिया था। 1959 में दलाई लामा एंड उनके कई सारे फॉलोअर्स इंडिया आए थे एंड इंडिया के अंदर दिल्ली हो गया, धर्मशाला हो गया, ये ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी खासी तिब्बतन पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी। रादर धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में, यू कैन सी इट ऑन द मैप ऑल्सो, वहाँ पे दलाई लामा ने उसको अपना होम भी बनाया है। बट चाइना का ये कहना है कि जो तिब्बत है वो चाइना का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड वो उसको फुल फ्रीडम, फुल ऑटोनॉमी दे रहा है, उसको कुछ भी प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इट इज सेड बाय चाइना कि उसने तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करा है जो कि ऑलरेडी चाइना का इंटीग्रल पार्ट है एंड वहाँ के पे जो पॉपुलेशन है उनको अच्छी खासी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी गई है। बट तिब्बतन पॉपुलेशन जो है वो इस क्लेम को रिफ्यूज करते हैं। उनका मानना है कि जो चाइना है वो जबरदस्ती उनके ऊपर, उनके टेरिटरी के ऊपर वो रूल कर रहा है एंड वो एक एक करके मोर एंड मोर चाइनीज पॉपुलेशन को तिब्बत में सेटल करे जा रहे हैं, तिब्बत के बॉर्डर्स पे सेटल करे जा रहे हैं, जिसके वजह से उनका जो कल्चर है वो अफेक्ट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। सो ऑल इन ऑल जब तक ये तिब्बतन इशू नहीं हुआ था तब तक इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस काफी हद तक बहुत अच्छे थे। इसके अंदर कुछ भी हमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते थे। बट एक बारी जब तिब्बतन इशू स्टार्ट हो जाता है तो इंडिया एंड चाइना के बीच में थोड़े बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, बट स्टिल वो उतने मेजर नहीं थे। फाइनली जब 1959 में दलाई लामा इंडिया के अंदर पॉलिटिकल असाइलम सीख कर लेते हैं, इंडिया उसे ग्रांट कर देता है, तो जाके चाइना ने भी ओपनली बोलना स्टार्ट करा कि जो इंडिया है उसके अंदर एंटी चाइनीज एक्टिविटीज को प्रमोट करा जाता है एंड यहां से इंडिया एंड चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। So now we will study about Indo-China relations, mainly border disputes के context में। इंडिया एंड चाइना के बीच के बॉर्डर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, द वेस्टर्न सेक्टर, द सेंट्रल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर। तो जो वेस्टर्न सेक्टर है एंड ईस्टर्न सेक्टर है, इसकी जो बाउंड्री है वो बहुत ही पहले बहुत क्लियरली डिफाइन कर दी गई थी। 1865 में वेस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्री है, वो वाली जो बाउंड्री है वो जॉनसन लाइन के थ्रू मार्क कर दी गई थी एंड ईस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्री है वो मैकमहन लाइन के थ्रू 1914 में ऑलरेडी मार्क कर दी गई थी। अब जो 1914 में मैकमहन लाइन वाली ट्रेटी साइन करी गई थी इन द 1914 शिमला कन्वेंशन, वो साइन करी गई थी ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत के बीच में। एंड चाइना का मानना ये है कि तिब्बत एक सॉवरेन स्टेट नहीं था, इसलिए वो चाइना के बिहाफ पे कभी कोई ट्रेटी वगैरह नहीं साइन कर सकता है एंड उस ट्रेटी को कभी माना नहीं जा सकता है। इसलिए चाइना ने ये जो 1914 की ट्रेटी थी उसको रिप्यूडिएट कर दिया, उसको ठुकरा दिया एंड उसने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको आगे कैरी ऑन रखा।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1957 से 1959 के बीच में ये जो आपका अक्साई चीन वाला रीजन आपको मैप पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चाइना एक रोड बिल्ड करने लग जाती है। एंड इंडियन गवर्नमेंट को ऑफकोर्स ये चीज अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब तक उनको पता लगता है कि यहाँ पे एक रोड बन रही है तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी होती है। एंड ऐसे कई सारे इंडियन पोस्ट से जहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स आने लग जाते हैं, उसको कवर करने लग जाते हैं। एंड यहाँ से इंडिया एंड चाइना के बीच में छोटी मोटी बॉर्डर से रिलेटेड लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। सो अल्टीमेटली ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि 1962 में फाइनली इंडिया एंड चाइना के बीच में एक वॉर हो जाती है। होता क्या है कि अक्टूबर 1962 में जो चाइना की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो इंडिया के असम वाली रीजन पे अटैक कर देती है। अब उस टाइम पर 1962 में अरुणाचल प्रदेश एक अलग से स्टेट नहीं था, वो असम का ही पार्ट होता था। सो बेसिकली वो असम में उस टाइम पे अटैक कर देते हैं एंड वो एक एक करके उसके टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एट द सेम टाइम वो लद्दाख वाले रीजन में, जो अक्साई चीन का रीजन है, वहां पे भी अपनी जो वॉर है वो स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे भी अपने पोस्ट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं एंड इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। अब इंडिया इस वॉर में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। वो अक्साई चीन वाले रीजन में एक पॉइंट तक चाइना को भले ही रोक पाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन था वहां पे चाइना काफी आगे तक एडवांस कर जाती है एंड काफी सिग्निफिकेंट सेक्शन वो अरुणाचल प्रदेश का उस टाइम पर ऑक्यूपाई कर लेती है। बट अल्टीमेटली एक सीज फायर होता है जिसकी वजह से वो लड़ाई रुकती है एंड चाइना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जितना भी आगे आई थी वो उस टाइम के बाउंड्री से, वहां से वापस रिट्रीट कर जाती है। बट जो रीजन उन्होंने उस टाइम पे लद्दाख वाले एरिया में कैप्चर करा, अक्साई चीन वाले रीजन में कैप्चर करा, वो उसको छोड़ने से मना कर देती है। इंडिया इस वॉर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। उसका रीजन पहली बात तो ये है कि चलो इंडिया को आइडिया ही नहीं था कि चाइना इस लेवल का अटैक इंडिया पे कर सकती है, जिस करके इंडिया की कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ना रोड्स थे ना कुछ थे, जिस करके इंडिया के एम्यूनिशंस वहां पे टाइमली नहीं पहुंच पाए। इंडिया को हिली टेरेन पे लड़ने का भी कोई इतना आइडिया नहीं था एंड ना ही रोड वगैरह बन रखी है, इसलिए वो सामान भी वहां तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स का बहुत बुरा हाल हो जाता है इस वॉर में। एक पॉइंट पे लोग ये कह सकते हैं कि अगर वहां पे रोड्स नहीं थी तो इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स का यूज क्यों नहीं करा। सो देखो, इंडियन एयरफोर्स का यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि इंडिया को ये थ्रेट था कि अगर इंडिया ने अपने एयरफोर्स को यूज करा सो चाइना भी अपने एयरफोर्स को यूज कर सकता है एंड चाइना की रिटेलिएशन इंडिया से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। सो इट इज ओनली वाइज कि वो अपने एयरफोर्स को ना यूज करे, क्योंकि अगर चाइनीज भी अपने एयरफोर्स को यूज करने लग जाएगी तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस दौरान ये जो वॉर होता है इसमें इंडिया खुद से तो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उसको अल्टीमेटली अपने पड़ोसियों की हेल्प लेनी पड़ती है एंड नॉट पड़ोसी इन द सेंस कि पाकिस्तान या बांग्लादेश, रादर उसको दूसरे नेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। सो एट दैट टाइम इट वाज ब्रिटेन, यूएस एंड कनाडा जो इंडिया को वेपन सप्लाई करते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसके वजह से इंडिया थोड़ा बहुत चाइना से लड़ पाता है एंड अल्टीमेटली नवंबर 21 को चाइना जब सीज फायर डिक्लेयर करता है तो फिर ये जो वॉर है वो खत्म हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट में जो सोवियत यूनियन है वो न्यूट्रल रहता है, वो इसमें कुछ नहीं कहता है। तो दिस वाज अबाउट द 1962 इंडो चाइना वॉर, जो कि मेनली स्टार्ट होती है बॉर्डर डिस्प्यूट्स में एंड इसमें इंडिया एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फेस करती है। ऑलमोस्ट 7000 इंडियन सोल्जर्स वर कैप्चर्ड और किल्ड ड्यूरिंग दिस वॉर एंड इंडिया का इंटरनेशनल एरिना पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो इमेज है वो टार्निश हो जाती है। Now let us discuss about the effects of Indo-China war. So सबसे पहले this war induced a sense of national humiliation. देश के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की बात थी, शर्म की बात थी कि पहली बात तो वो चाइना के इंटेंशंस को अच्छे से पहचान नहीं पाए एंड अगर पहचान भी पाए तो वो उसको अच्छे से सामना नहीं कर पाए। इस वॉर में इंडिया हार जाती है एंड इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इमेज है वो खराब होती है। बट इस चीज से एक फायदा होता है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जल जाती है, बढ़ जाती है एंड दिस वॉर स्ट्रेंथेंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इस टाइम पर कई सारे जो टॉप आर्मी कमांडर्स हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ता है, तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं पहले ही, क्योंकि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि वो इंडिया को प्रोटेक्ट करने के में सक्षम नहीं प्रूव हुए। उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके मेनन, यू कैन सी हिज पिक्चर ऑन द स्लाइड, सो वो भी रिजाइन करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस टाइम पर पहली बारी लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास करा जाता है नेहरू जी के अगेंस्ट एंड उसके ऊपर डिस्कशन होती है। बेसिकली वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिस्कशन तो होती है कि हाँ जो लीडर्स है उस टाइम के लोकसभा के वो
डाउट कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को एफिशिएंटली रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वो डिस्कशन जरूर चलती है पार्लियामेंट के अंदर, बट ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। नेहरू जी स्टिल स्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी दौरान इंडिया के कुछ पार्ट में बाय इलेक्शंस होते हैं एंड वहां पर कांग्रेस हार जाती है, जो कि ऑफ कोर्स द लोकल पीपल वर नॉट हैप्पी कि जिस तरह कांग्रेस ने इस वॉर में खुद इंडिया को प्रेजेंट करा। उनको ये था कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो राइट हैंड्स में नहीं है एंड वो कांग्रेस को मजा चखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को उस टाइम पर वोट नहीं करा। एट द सेम टाइम इस वॉर के 1-2 साल बाद हमें देखने को मिलता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके भी अंदर स्प्लिट आ जाती है। इसके बारे में हमने डिटेल में सेकंड चैप्टर के 4th लेक्चर में पढ़ा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ओरिजिन कैसे होता है एंड अल्टीमेटली जो वो स्प्लिट होती है उसके क्या एग्जैक्ट रीजंस थे। सो यू कैन रीड अबाउट इट और लर्न अबाउट इट मोर फ्रॉम दैट लेक्चर। अदरवाइज फॉर नाउ यू शुड नो कि 1962 वॉर के ही वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट आती है। बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके अंदर 2 फैक्शंस बन गए थे। एक थे जो सोवियत यूनियन को ज्यादा सपोर्ट करते थे, एक जो सेक्शन था वो चाइना की जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज है उनको ज्यादा सपोर्ट करते थे। इन दोनों के आइडियोलॉजीज आपस में मैच नहीं होते हैं एंड अल्टीमेटली इनके बीच में ऐसा रिफ्ट आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट आता है। एक पार्टी जो ओरिजिनली सोवियत यूनियन को सपोर्ट करती है वो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ही रहती है एंड जो दूसरी पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट नाम से बन जाती है, जो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा फ्रेंडली थे चाइना के तरफ, या तो बेसिकली चाइना के कम्युनिस्ट मॉडल को ज्यादा सराहनीय मानते थे। उनका मानना था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जो कम्युनिज्म रशिया के अंदर है, सोवियत यूनियन के अंदर है, वो अब थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो रही है सोशलिज्म की तरफ एंड दे शुड नॉट डू दिस। ऑल्सो आफ्टर द 1962 इंडो चाइना वॉर नॉर्थ ईस्ट के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। इंडियन लीडर्स पहचान जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सिचुएशंस है वो वोलेटाइल है, अच्छे नहीं है, वहां पे हमें ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन लानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड ग्रांट कर देते हैं। सो नागालैंड बिकेम अ स्टेट इन द ईयर 1963 एंड उसके बाद से मणिपुर एंड त्रिपुरा, जो कि उस टाइम पे यूनियन टेरिटरीज ही होती थी, उनको अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करने का हक देते हैं। भले ही वो स्टेट नहीं है लेकिन उनके खुद के लीडर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनको बनाने का ये राइट दे दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट इन द सक्सेसिव ईयर्स 1972 1987 इसमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें और भी स्टेट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लास्टली डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में बनाए जाते हैं ताकि इंडिया के पास अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस हो अगर कभी उसको फ्यूचर में दोबारा ऐसी लड़ाई देखनी पड़े। एंड ये ऐसी लड़ाई हमें ऑफ कोर्स कोई बहुत लंबे समय बाद नहीं, हमारा चाइना के बाद दोबारा 1967 में क्लैश होता है सिक्किम वाले रीजन में, जिसको हम नथुला एंड चोला क्लैशेस कहते हैं। लेकिन वो जो डिस्प्यूट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, चाइना टाइमली रिट्रीट कर लेती है एंड वो इशू वहीं पे शांत हो जाता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज ब्रिंगिंग बैक नॉर्मेलसी। कि जब एक बारी इंडिया एंड चाइना के बीच में रिलेशंस बिगड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द 1962 वॉर, तो वो रिलेशंस वापस कैसे रिज्यूम होते हैं, वापस कैसे ठीक होते हैं। सो इट टुक मोर देन अ डेकेड, 10 साल से ऊपर लग जाते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन नॉर्मल होने के लिए। इट वाज इन 1976 जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन दोनों कंट्री के बीच में फुल्ली नॉर्मल या तो रिस्टोर हो जाते हैं। एंड इन 1979 श्री अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड चाइना। वो उस टाइम पे इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर होते थे एंड ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मीटिंग थी, जो कि ये एक पहले लीडर थे आफ्टर द इंडो चाइना वॉर जो चाइना को विजिट करते हैं। एंड आफ्टर हिम इवन मिस्टर राजीव गांधी विजिटेड चाइना व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रादर नेहरू जी के बाद वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जो दोबारा चाइना को विजिट करते हैं। एंड सिंस देन इंडिया एंड चाइना के बीच में ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो कि प्रमोट करते हैं इंडिया एंड चाइना के हेल्दी रिलेशनशिप्स। मेनली ये रिलेशनशिप्स होंगे हमारे ट्रेड को लेके एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। टॉकिंग अबाउट वेरी रिसेंट इंसिडेंट्स, सो श्री नरेंद्र मोदी जी जब से पावर में आए तो 2014, 2017, 2018 ऐसे इस दौरान तक 2014 टू 2019 के बीच में बहुत सारी विजिट्स होती हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना जाते हैं, या तो जो चाइना के
के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो इंडिया आते हैं एंड वो आपस में कभी कोई अग्रीमेंट साइन कर रहे, कोई अग्रीमेंट साइन कर रहे, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो 2020 का फेज था उस टाइम पे दोबारा इंडिया एंड चाइना के बीच में कुछ स्टैंड ऑफ्स देखने को मिलते हैं, बॉर्डर इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस बीच में दोबारा हॉल्ट पे आ जाते हैं। कई सारे चाइनीज एप्स इंडिया में बैन कर दिए जाते हैं। बट प्रेजेंटली टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, सो 2024 में अब ये देखा जा रहा है कि वो जो 2020 के डिस्प्यूट्स थे उनको सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। चाइना ने अपनी तरफ से जो पर्सनल खड़ाए थे बॉर्डर्स पे उनको फिलहाल पीछे बुला लिया है। वो मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडिया एंड चाइना के बीच में खत्म हो चुकी है एंड नाउ दीज कंट्रीज आर फोकसिंग टू इंप्रूव देयर ट्रेड एंड रिलेशन। सो आई बिलीव इस लेक्चर के थ्रू आपको इंडिया एंड चाइना के बीच के जो रिलेशंस रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, बट अच्छे से समझने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीजों के बारे में भी जानें। आई होप आपको वो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर के जो 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिले थे। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जिसमें आपसे पूछा गया था कि नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई एक उसका पार्ट नहीं था, दैट वाज द ऑड वन आउट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टू प्रमोट इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर। ये नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से नॉन अलाइनमेंट, ऑपोजिशन टू मिलिट्री अलायंसेस एंड पंचशील, ये तीनों पॉइंट डिस्कस करा है। न्यूट्रलिटी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है। न्यूट्रल होना ना का मतलब होता है कि आप किसी को भी सही नहीं बोलेंगे, किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे, आप एक न्यूट्रल स्टैंस रख के अपना जो भी है काम वो करते रहेंगे, किसी के मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे। सो इंडिया वाज नेवर न्यूट्रल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड और इवन आफ्टर दैट। इंडिया ने जहां जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे अपना वॉइस कंसर्न रेज करना वैलिड समझा, वो रेज जरूर उन्होंने करा है। ये है आपके फिलहाल आज के जो हमने लेक्चर पढ़े उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस। आप इसके आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड अपनी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़िए, प्लस इस लेक्चर को बार बार सुनिए, इसको सेव कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।